स्वागत है आपका दीपेंद्र हुड्डा जी खबर अभी तक के इस मंच पर तशरीफ लाने के लिए, पधारने के लिए। सदन राज्यसभा हो या लोकसभा, संसद के दोनों सदनों का तजुर्बा रखने वाले, दोनों सदनों में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले कांग्रेस के युवा चेहरा जो सिर्फ न हरियाणा की राजनीति में लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं बल्कि देश की राजनीति में भी कांग्रेस की तरफ से उनका एक अच्छा असर रहा है। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी का हम स्वागत करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपने हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल देखा। एक राजनेता होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जो अभी का कार्यकाल है मौजूदा सरकार का, गठबंधन की सरकार का और उससे पहले बीजेपी की सरकार का, किस तरह से आप आंकलन करते हैं? क्या कुछ अच्छा पाया, क्या कुछ कमियां पाई पहले भी और अब भी? देखिए, ये मैं समझता हूं कि आपने कहा कि दोनों कार्यकालों में क्या आकलन है जी, और सही बात है। जब जनता कभी बदलाव करती है तो जनता अच्छे के लिए, अच्छा का सोच के बदलाव करती है कि कुछ अच्छा होगा। 2014 में बड़े विश्वास के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने भाजपा को मौका दिया, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन उस सरकार का प्रदर्शन, ये 8.5-9 साल की जो सरकार, भाजपा पहले और उसके बाद भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार का जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा है और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाला इनका कार्यकाल रहा है। आज जो हरियाणा 2014 से पहले, आपने कांग्रेस कार्यकाल की बात करी, हुड्डा सरकार और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस समय जो हरियाणा विकास के हर मापदंड में देश में सबसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता था। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में हम नंबर 1 थे, ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, यानी कि निवेश सबसे ज्यादा, गुजरात से 3 गुना निवेश। उस समय गुजरात से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा ने गुजरात मॉडल का नारा दिया था, लेकिन उससे 3 गुना प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा में था उन 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार। तो निवेश में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1, कृषि उत्पादकता में हम नंबर 1 थे, किसान की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1 थे, किसान के भाव में नंबर 1 थे। आज प्रदेश का किसान याद करता है कि 10 साल में को भाव मिला, चाहे पॉपुलर हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, गन्ने का भाव देश में सबसे आगे था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में किसी और प्रदेश में इंदिरा जी के बाद गरीब को प्लॉट देने की योजना नहीं आई, लेकिन हमने 100-100 गज के प्लॉट फ्री में गरीब परिवारों को देने की योजना बनाई और 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आवास योजना की बात रही हो, दाल रोटी की योजना की बात रही हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल में वजीफा देने की बात हो, तो गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा देश में नंबर आगे था उस समय। और खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नाम आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देश में हरियाणा का नाम आता था। कहीं रेल की लाइन बिछ रही थी, कहीं थर्मल का कारखाना लग रहा था, कहीं मेट्रो आ रहा था, तो कहीं औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी की स्थापना की जा रही थी। वही हरियाणा आज इन 9 साल की सरकार के बाद विकास के हर पैमाने पे तो नीचे चला गया। नीति आयोग, भारत सरकार बता रही है कि विकास दर में 19वें पायदान पे हरियाणा, मगर किस चीज में आगे पहुंचा? बेरोजगारी में। देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 अपराध दर में, अपराध दर में भी मर्डर रेट में देश में नंबर 2, महिलाओं के अपराध में देश में नंबर 1। मैं एक और आंकड़ा देख रहा था, एससी, क्राइम अगेंस्ट एससी एट्रॉसिटी में हरियाणा देश में नंबर 4 पे है, लेकिन 2014 में जो एससी, क्राइम अगेंस्ट एससी था, उसका प्रति लाख गिनते हैं आबादी दर, वो 16 से बढ़कर अब 32, यानी कि दुगना हो गया। यानी कि गरीब दलित एससी पे जो क्राइम का रेट है वो दुगना हो गया हरियाणा के अंदर। आप परिस्थिति देखिए, अपराध में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, और भ्रष्टाचार में वो तो क्या कहने। भाजपा और जजपा की सरकार तो बनी भ्रष्टाचार के समझौते पे, लूट की छूट के समझौते पे, और ये सार्वजनिक बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इसी आधार पे सरकार बनी। तो आज मैं समझता हूं कि प्रदेश के लोगों के लिए बड़े विचार करने का समय है कि जो खुशहाली, विकास, भाईचारे के लिए हरियाणा जाना जाता था देश में, अमन चैन शांति और सबसे तेज विकास के लिए जाना जाता था, आज वो हरियाणा
इन 9 साल के बाद कितना पीछे धकेल दिया गया इस सरकार की कार्यशैली द्वारा, आज प्रदेश के लोग इस बात के लिए जो है चिंतित है। और निश्चित तौर से हर वर्ग के हाथ निराशा आई है और हर वर्ग बदलाव चाहता है प्रदेश में। दीपन जी, आपने नंबर 1 की बात कही और हर क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 छोड़कर गई आपने कहा। मौजूदा सरकार और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले थे और बीजेपी के और भी नेता थे, वो कहते थे कि वो सिर्फ आंकड़े थे, सिर्फ प्रचार था। और दूसरी बात ये कि पिछली सरकार इतने गड्ढे खोद कर गई कि हमें कई साल तो गड्ढे भरने में लग गए, अब हम विकास के काम करने हमने शुरू किए। और आज हरियाणा को जो बेरोजगारी का जिक्र आप करते हैं बार बार, उस पर बीजेपी का और सरकार का ये कहना होता है, गठबंधन की सरकार का, कि जो आंकड़े हैं वो रिपोर्ट तो कांग्रेस की रिपोर्ट है। और अगर असली आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस आंकड़ों की बात करती है ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, आपने इसमें 2 बात की कि भाई हमने गड्ढे छोड़ के गए थे और ये गड्ढे भर रहे हैं। अब मैं देखिए, और ये आंकड़ों की बात, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। इस सरकार ने एक और काम किया, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। आज हरियाणा पर देश में सबसे ज्यादा, जो मैंने कहा कि कई चीजों में हरियाणा पीछे हो गया देश में, एक चीजों में और पीछे हुआ है, कर्जे में डुबा दिया इस सरकार ने। 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हरियाणा में हो गया और सही पूरी लेनदारी अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा आज हरियाणा पे। हमारे समय सही मायने में 61,000 करोड़ का कर्जा था, जिसको आकलन करके 74,000 करोड़ तक भी मान रहे हैं। 2014 तक इतना कर्जा था, आज उससे 4 गुना कर्जा हो गया। लेकिन किया क्या, हम सवाल पूछना चाहते हैं। और गड्ढों की बात मैं कहूंगा, हमारे गड्ढे देखने हैं तो मेट्रो का सफर करिए, 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा, गुड़गांव, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। 81 किलोमीटर मेट्रो आई हरियाणा में। आपके समय तो 1 इंच मेट्रो नहीं बिछाई गई, कर्जा इतना ले लिया। हमारे समय 280 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, हरियाणा के अंदर 3 रेल की लाइन बिछ गई, 3 की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इन्होंने जो सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी जिन रेल की लाइन की, उन पे 1 इंच भी रेल की लाइन इन्होंने नहीं बिछाई। आप गड्ढों की बात कर रहे हैं। हमारे समय 4 थर्मल के बिजली पैदा करने कारखाने, यमुनानगर, हिसार, झज्जर, जाडली, खानपुर, 4 थर्मल के कारखाने और 1 परमाणु का बिजली पैदा करने का कारखाना लगाया गया 1 लाख करोड़ की लागत से। इन्होंने कर्जा इतना लिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या 1 यूनिट भी बिजली पैदा करने का कोई यहां पे किसी कारखाने में यूनिट भी लगाने का काम किया इन्होंने? हमारे समय 12 यूनिवर्सिटीज, 12 विश्वविद्यालय, मैं समझता हूं कि शायद वो किसी भी प्रदेश में एक इतने समय में इतने विश्वविद्यालय कभी ना बने हो। 12 विश्वविद्यालय हरियाणा के कोने कोने में स्थापित किए गए, जिसमें चाहे वो भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो सोनीपत की, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में हो, चाहे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में हो, चाहे पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर हो, चाहे भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर में हो, चाहे चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल के अंदर हो, चाहे YMC यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हो, 12 विश्वविद्यालय। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने एक भी कोई विश्वविद्यालय कहीं बनाया क्या? हमारे समय 15 नेशनल इंस्टीट्यूट, जितने राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये भी एक दूरदर्शिता की बात होती है, जो राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन है, एम्स, IIM, IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जितने भी भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं, 15 ऐसे इंस्टीट्यूशन हरियाणा के अंदर आए। शायद कोई ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशन जो देश में हो और हरियाणा में ना आया हो। इनके समय एक भी इंस्टीट्यूशन आया क्या? मैं पूछना चाहता हूं। खट्टर साहब को तो यही नहीं पता था कि IIM हरियाणा में है कि नहीं है। कई साल के बाद जब एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था तो उनको ये भी जानकारी नहीं थी। उनका क्या मंथन होगा हमारे प्रदेश की उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। गड्ढे, मैं एक और आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। आज ही मैंने एक आंकड़ा देखा है, हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर CHC और PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC कुल मिलाकर जो हरियाणा के अंदर 641 PHC और CHC में से 476 यानी कि 80% केवल 10 साल में बने। हुड्डा सरकार के 10 साल में इतने CHC और PHC हरियाणा के एक कोने में स्थापित हुए। इस सरकार ने एक भी कोई नया हरियाणा के अंदर PHC या CHC बनाया क्या? क्या वो गड्ढे थे? क्या वो मेट्रो गड्ढे थी? क्या वो
थर्मल कारखाने गड्ढे थे, और वो जो रेल की लाइन, क्या वो औद्योगिक, हमारे समय 6 IMTs औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हरियाणा के अंदर स्थापित की गई। आपने एक भी कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाई क्या? हमारे समय 2332 नए स्कूल, 36 आरोही मॉडल स्कूल, अलग से किसान मॉडल स्कूल, 2332 नए स्कूल हरियाणा के अंदर स्थापित किए गए। आपने 300 स्कूल पे तो ताला लगवा दिया, बंद करा दिया, और 5000 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद करा दिए। आपने एक नया स्कूल हरियाणा में नहीं बनाया। तो जो नए स्कूल हमारे समय बने थे, क्या वो गड्ढे थे? और आप जो स्कूल आप जो बंद कर रहे हैं, क्या ये सही बात? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हमारे समय हरियाणा के अंदर 4 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर सोनीपत के अंदर, भगत फूल सिंह, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। इसके अलावा 2 और मंजूर किए गए भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, और एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो देश का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था, वो झज्जर के अंदर आया। आपके समय आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर स्थापित किए जाएंगे। 9 साल के बाद मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, जो हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने थे, क्या वो गड्ढे थे? और आपके समय एक मेडिकल कॉलेज का एक कमरा बताओ पूरे प्रदेश के अंदर आपने कहीं बनवाया किसी जिले में? बताओ, हम चलने को तैयार हैं, देखने को तैयार हैं। काम क्या किया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये मैं विकास की बात कर रहा हूं, और भी हम काफी लंबी बात कर सकते हैं, काफी लंबी चर्चा कर सकते हैं, मगर दुख इस बात का होता है, जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ है, जो प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए जिसका उदाहरण दिया जाए रोजगार विसर्जन में, जो प्रदेश देश के अंदर सबसे मॉडल स्टेट होना चाहिए, आज उस प्रदेश को विकास की, खुशहाली की, भाईचारे की पटरी से उतारकर 9 साल में इन्होंने अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी, मैं समझता हूं कि भेदभाव भरी राजनीति को हरियाणा में लाकर आज हरियाणा का बहुत नुकसान किया है। और ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात। 2014 में बहुत सारे आपने उससे पहले काम कराए, 10 साल के विकास की आपने जिक्र किया और सरकार की कामयाबी भी गिनाई। 2014 में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह आपको क्या लगी? और उसके बाद फिर 2019 की हम बात करते हैं, तो 2019 में आपको हार की वजह क्या लगी? कहां पर कमी रह गई? किस तरह से कांग्रेस का आकलन ठीक नहीं बैठा या कहां पर ठीक बैठा? देखिए, जहां तक 2014 की बात है, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगा कि और भी कुछ अच्छा होगा। कई बार लोग, जिस रूप से देश के अंदर नई नई सरकार बनी 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी सरकार दिल्ली के अंदर बनी, उसके 4 महीने के बाद हमारे चुनाव थे, और उस समय लोगों को लगा कि भाई ये नई एक पार्टी को दिल्ली के अंदर सत्ता मिली है और शायद कुछ और अच्छा हो। लोगों को बताया गया बुलेट ट्रेन, लोगों को बताया 15 लाख आएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख बैंक खाते में आएंगे। लोगों को बताया गया महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार बीजेपी सरकार। लोगों को बताया गया किसान की आमदनी दुगनी होगी। लोगों को बताया गया 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। लोगों को बताया गया विश्व स्तरीय विकास आएगा, बुलेट ट्रेन। ये थोड़ी पता था कि यहाँ 4-4 शहरों को मेट्रो से हुड्डा साहब जोड़ रहे हैं, 6-6 रेल की लाइन बिछ रही है। या मेट्रो, बुलेट ट्रेन की बात छोड़ो, मेट्रो और जो है रेल की लाइन बिछनी बंद हो जाएगी, 9 साल तक नहीं बिछेगी। लोगों को बहुत सुनहरे सपने दिखाए गए। जब सपने दिखाए जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद अच्छा हो, कुछ नया मिले। लोगों ने मौका दिया बीजेपी को, और उसके बाद लोग, मगर जो 5 साल की इनकी सरकार रही, आपने 19 का सवाल पूछा, लोगों ने उस 5 साल में इनकी कार्यशैली को पहचान लिया, और लोग इनको दोबारा से सत्ता में नहीं बिठाना चाहते थे। लोग सत्ता का परिवर्तन करना चाहते 2019 में, ऐसा मेरा दावा है। और दावा क्या है? आंकड़े बताते हैं। भाजपा का 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। हरियाणा के मतदाता ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी इनकी। इनके 14 मंत्री मैदान में उतरे, चुनाव के मैदान में। 14 मंत्रियों में से 12 मंत्री चुनावी रण के अंदर धाराशायी हो गए। लोगों ने, अगर 75 पार के नारे का विश्वास होता, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो कम से कम लोग सोचते कि 75 पार, इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार, कम से कम हम अपने मंत्री को तो जिता लें।
मगर लोगों की ये सोच रही कि इस मंत्री ने हमारे इतने खून चूसे हैं, हम भाई कोई ना कोई जीते लेकिन ये मंत्री नहीं जीतना चाहिए। आप देखो पूरे हरियाणा के कोने कोने में इनके सारे मंत्री हार गए, केवल 2 मंत्री मुख्यमंत्री जी और विज साहब ये वापस पहुंचे विधानसभा में। और एक मंत्री और थे डॉक्टर बनवारी लाल, वो भी जीते थे शायद, अगर ऐसी वो है तो मैं उस बात को करेक्ट करता हूं। तो कहने का मतलब सारे मंत्री, रोहतक से मनीष ग्रोवर जी की बात रही हो, ओम प्रकाश धनखड़ जी की बादली की से बात रही हो, कप्तान अभिमन्यु जी की नारनौन से बात रही हो, कविता जैन जी की सोनीपत से बात रही हो, इसराना से कृष्ण पवार जी की बात रही हो, रामविलास शर्मा जी की महेंद्रगढ़ से बात रही हो, कृष्ण बेदी जी की शाहबाद से बात रही हो, और इनके मंत्री जो हारे हैं वो रिकॉर्ड बहुमत से हारे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में। आप देख लीजिए, तो लोग नहीं चाहते थे, लोग इस सरकार से त्रस्त थे, बदलना चाहते थे लोगों ने। मगर जो है मैं समझता हूं कि जब ऐसी परिस्थिति बनी कि किसी की मेजॉरिटी नहीं आई, और कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कम अंतर था, केवल 3900 वोटों का, 3900 वोट्स, केवल 3900 वोटों का अंतर था। अगर 3900 वोट हमारी ज्यादा होती तो पिछली बार हमारी 3600, बीजेपी की 35 सीट आती। किसी को विश्वास ही नहीं था कि इतना नजदीकी मुकाबला हरियाणा में, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन आपको भी विश्वास नहीं हो उस टाइम पर, लास्ट टाइम पर, कि शायद सर्वे कराए जाते हैं कांग्रेस और दम लगा देती, और 2019 में फिर जो बड़ी वजह क्या रही कि लास्ट में जो घटनाक्रम घटे तो उसकी वजह से हम धरातल पे जो है, हम धरातल पे मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें पता था, हमें विश्वास भी था, हो सकता है। लेकिन कुछ कांग्रेस के कुछ संगठनात्मक, हर पार्टी के संगठनात्मक फैसले होते हैं, कुछ फैसले सही समय पे होते हैं, कुछ फैसले जल्दी हो जाते हैं, कुछ फैसले सही समय पे होते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं। ये एक साधारण सी, तो हो सकता है कि भाई आप हमारे कह सकते हो कि जो है, तो कुल मिलाकर कुछ हमारे से भी कमियां रही होंगी, लोगों की कमी नहीं थी, लोग बदलाव चाहते थे। मगर इस बीच 10 सीट आ गई जेजेपी की, आपने देखा। और जेजेपी के नेता में इसी में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपको सरकार बनाने का मौका भी मिला। आजकल दिग्विजय चौटाला हर जगह ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को भी कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन कांग्रेस ने बात ही नहीं मानी, और कांग्रेस के नेता तो चाहते थे लेकिन सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं चाहते थे। ये जो बोल रहे हैं जेजेपी वाले, ये इनको अभी कैसे याद आई 4 साल के बाद? ये 4 साल के बाद कैसे बोले? बच्चा बच्चा जानता है हरियाणा प्रदेश का कि इन्होंने क्या किया, और ये बोल रहे हैं अब 4 साल के बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी सेकंड चॉइस थी, यही कह रहे हैं। तो कितना आत्मविश्वास है। लेकिन दोनों को ऑफर दिया, दोनों से बात की। देखिए उन्होंने जो कहा तो बीजे, उसका तात्पर्य निकलता है कि अगर हम नहीं चाहते थे तो यानी कि तात्पर्य निकलता है कि भाजपा उनकी सेकंड चॉइस थी। आप उनकी बात, आप कोई उनकी तरफ से थोड़ी बोल रहे, जेजेपी वालों की तरफ से, तो जो बोल गए। तो बीजेपी सेकंड चॉइस थी, तो कितना आत्मविश्वास है इस बीजेपी सरकार में, इनके अभी जो मौजूदा सरकार है। लोगों के साथ विश्वासघात किया इन्होंने, लोगों को धोखा दिया इन्होंने, और विश्वासघात जनता भूली नहीं है और ना भूलेगी। कोई पश्चाताप नहीं इस विश्वासघात के लिए। और जो है बच्चा बच्चा हरियाणा का जानता है, लगातार 2 दिन जब नतीजा आया, हुड्डा साहब ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों इनकी बातें मानी, 75% रिजर्वेशन और 5100, और सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानी। देश का कोई चैनल नहीं है जिसने नहीं चलाई, और कहा कि भाई हम दोनों बात मानते हैं, मान सम्मान की भी मानते हैं, और भी कोई बात हो इसके अलावा भी, वो भी हम सारी बात शर्तें मानने को तैयार हैं। इन्होंने भी जाके पूछा, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पहले, कि भाई ये 2 शर्तें जो मानेगा उस पार्टी को हम समर्थन देंगे। हमने कहा कि हम मानेंगे, आओ। फिर इन्होंने उचाना जाके पूछा, उचाना वालों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, ये उचाना वालों ने कहा था। आज ये कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उचाना वालों के सामने जाके बोल के दिखाएं, अगर ये सत्य बोल रहे हैं, उचाना वालों के सामने जाके बताएं कि उन्होंने कहा था कि नहीं कहा। गाड़ी उचाना से ठीक चली, जींद तक भी ठीक थी, रोहतक तक भी ठीक थी। दिल्ली के अंदर घुसते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलसती फिलसती गाड़ी केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के घर के आगे रुक गई। अंदर चले गए, बाहर जाके कह दिया 5100 पे समझौता हो गया, बुढ़ापा पेंशन मिलेगी 5100। आई क्या 5100?
समझौता ये आज भी ये कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये अभी मैं तो कह रहा हूं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जेजेपी ने ये जो अभी जो ये चर्चा छेड़ी है, लोगों के घाव, विश्वासघात और धोखे के, जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात और धोखा किया, जो वायदा था, सबसे पहली बात थी भाजपा को करेंगे जमुना पार, इस बात पे वोट लिए और धोखा दिया, उसके बाद उस विश्वासघात को, उन घावों को हरा करने का ये काम कर रहे हैं, तो इस बात को छेड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने हरियाणा के हित के लिए फैसला लिया था, हरियाणा के हित के लिए फैसला लिया था, और इसी तरह की बात आज इनेलो भी कर रही है कि हरियाणा के हित के लिए अगर हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो हम कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे। हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। कांग्रेस पार्टी आज सबको पता है, आज ये क्यों बोल रहे हैं, 4 साल तक मलाई खाने के बाद जेजेपी क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आज एक भी सीट नहीं है जेजेपी की जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक भी सीट। ऐसे ही इनोलो की स्थिति है, उस पार्टी का ज्यादा अस्तित्व रहा नहीं। तो आज ये जो बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है, हरियाणा की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सक्षम है, और हरियाणा के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि ना सिर्फ बदलाव होगा मगर बड़े बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बनाएगी। दीपेन जी, हर पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बने, और कांग्रेस की तो सरकार हरियाणा में रही भी है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए थोड़ी मेहनत ये भी आप लोगों को करनी होगी कि जो बार बार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठता है, वो आखिर में है क्या? वो गुटबाजी है या सबके रास्ते अलग है, जो आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई कांग्रेस एक बहुत बड़ा समर्थन समंदर है और सब अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को मजबूत बना रहे, लेकिन उसका मैसेज कहीं ना कहीं पब्लिक में गलत जाता है? हमारी तो गुटबाजी है ही नहीं, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, और मैं समझता हूं कि हमारा बड़ा दल है। किसी विषय पे हो सकता है कि मतभेद भी हो, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है, और एकजुटता के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गुटबाजी है सही मायने में, वो आप मीडिया, आपके चैनल कितनी बार दिखाते हैं मुझे नहीं पता, मगर दिखाया करें आप। गुटबाजी है तो बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी है। पहली उनमें 3 गुटबाजी हैं इस सरकार में। पहली गुटबाजी तो यह है कि आपस में अंतरदलीय गुटबाजी, कोई कह रहा है कि ये गठबंधन मजबूरी है। आप बीरेंद्र सिंह जी से पूछें, आप कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछें कि ये गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है। पहली तो अंतरदलीय। दूसरी गुटबाजी दोनों दलों के अंदर, जेजेपी में 10 विधायक हैं। आज वो कह रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी की पाठ पढ़ा रहे हैं। 10 विधायक हैं, उनसे पूछो दादा गौतम क्या कह रहे हैं, आप पूछो नरवाना वाले क्या कह रहे हैं, शाहबाद वाले क्या कह रहे हैं, आप उनसे पूछो, आप टोहाना वाले क्या कह रहे हैं। वो उनके 10 के 10 विधायक। अच्छा, और तीसरी गुटबाजी, सबसे बड़ी गुटबाजी जो है वो बीजेपी के अंदर है। भाजपा के अंदर आप पूछो कौन सा ग्रुप, आदमपुर चुनाव में पूछना चाहता हूं, राव इंद्रजीत नहीं आया, आपने खबर चलाई क्या? क्यों नहीं आए राव साहब? कद्दावर नेता हैं। कृष्णपाल गुर्जर नहीं आए, रमेश कौशिक नहीं आए, आपने खबर चलाई क्या? अरे रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, वो तो मुख्यमंत्री जी के बारे में सार्वजनिक मंच से क्या क्या कह गए, और एक पूर्व मंत्री हरियाणा के जो अपना रोहतक के पूर्व मंत्री थे, उनके बारे में तो ऐसा कुछ कह गए कि बिना बीप करे 5-4 बार आप चला नहीं सकते अपने चैनल पे। ये वो कह गए, ये कह गए, ये आप खबर दिखा रहे हैं कितनी गुटबाजी। तो इस तरह से नहीं, इस तरह से आप, मैं चलिए आप कर रहे हैं, मैं फ्लाइट का टाइम तो कहना का मतलब ये है कि गुटबाजी है तो इनकी है, मगर जो बड़ी बात है, आपने डेवलपमेंट की बात करी, मैं एक और बात के कहना चाहता हूं। आज डेवलपमेंट में तो हरियाणा पीछे चला ही गया, मगर एक और बड़ा मुद्दा है अहंकार और घमंड और हर वर्ग का अपमान। यह बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के अंदर आने वाले समय में। ऐसी सरकार नहीं, आज लोग याद करते हैं 10 साल हमारी सरकार रही हरियाणा में, हर वर्ग का मान सम्मान, हर वर्ग की समस्या का समाधान, हर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री तक की उपलब्धता। कोई आंदोलन नहीं हुआ 10 साल में,
किसान को बैठना नहीं पड़ा, कर्मचारी को बैठना नहीं पड़ा, गरीब आदमी को बैठना नहीं पड़ा, व्यापारी को बैठना नहीं पड़ा। अगर कोई मांग आई किसी वर्ग की, कोई धरने में बैठा तो उनसे बातचीत करके संवेदनशीलता से और उनके मान सम्मान के साथ उनका समाधान किया गया। ये इनकी सरकार क्या रही, 9 साल में हर वर्ग को बैठना पड़ा और बैठना पड़ रहा है, और हर वर्ग का तिरस्कार कर रहे हैं, अहंकारी बोल रहे हैं, हर वर्ग के लिए अहंकारी बोल रहे हैं। सरपंचों को के बारे में जो पंचायत मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं, सरपंचों के लिए मुख्यमंत्री जी अभी सार्वजनिक रूप से भिवानी में गए, सरपंचों को एक तरीके से सारे वर्ग को आपने बता दिया कि भ्रष्टाचारी हैं। कितना बड़ा अहंकार। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला न्यायपालिका के लिए, जजों के लिए क्या बोल रहे हैं कि दिमाग खराब। इससे ज्यादा अहंकार क्या हो सकता है। खेल मंत्री जो हैं वो कितना खिलाड़ियों का मान सम्मान रख रहे हैं, आज उनको खिलाड़ियों को शोषण के आरोप है, खिलाड़ी बैठ रहे हैं जंतर मंतर पे। किसान जो कृषि मंत्री हैं आपके इस मोडियम वो भी आएंगे, ये वही कृषि मंत्री है जो किसानों के बलिदान का मजाक बना रहे थे। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, चूल्हे बंद हो गए। किसी वर्ग ने आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका अपमान इस सरकार ने नंबर 1 बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब में तो पहुंचाया हरियाणा को, लेकिन इस सरकार ने नंबर 1 जनता के अपमान में भी हरियाणा को पहुंचाने का काम किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। आखिरी सवाल, आपको जाना भी है, आपकी फ्लाइट है बता रहे हैं, 2024 में क्या विजन लेकर आप जा रहे हैं, कौन सी बातों को, किन वादों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। देखिए ये सारी बातें हैं, जैसे मैंने कहा 2024 में ये जो सरकार है, इस सरकार ने क्या किया, हरियाणा में भाई को भाई से उलझा के राजनीति करी, धर्म की, जाति पाति की, विष घोला समाज में, विकास की पटरी से उतारा, बेरोजगारी में आज प्रदेश को नंबर 1 पे आग लाके खड़ा कर दिया, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। आज किसान से लेकर कर्मचारी तक हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, और इसीलिए बदलाव हरियाणा में निश्चित है, बदलाव जरूरी है। हमारा मुद्दा हरियाणा को दोबारा से विकास, खुशहाली के रास्ते पे लाने का मुद्दा है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य की तरफ हरियाणा को लेके जाने का हमारा मुद्दा है, और हर वर्ग को न्याय दिलाने का मुद्दा है। इन्होंने कर्मचारियों को लाठियां दी, हम कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे। इन्होंने किसानों को लाठियां, गोलियां, वाटर कैनन के बौछारें और 750 किसानों को कुर्बानियां, हर तरह का अत्याचार किसानों को दिया। हम किसानों को मान सम्मान और एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार, बिजली के समझौते बंद कर दिए, थर्मल का कारखाना लगाया नहीं, और बिजली के बिलों को बढ़ाकर उपभोक्ता को बिजली के बड़े बिल बढ़ाकर देने का काम किया। हम पारदर्शिता से, बिजली में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार समाप्त करके और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हम काम करेंगे। इन्होंने गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम किया। ना 100 गज के प्लॉट, ना मकान, ना राशन कार्ड पे ना तो तेल, ना चीनी, और अनाज भी ऐसा आता है आज गरीब आदमी त्रस्त है, और राशन कार्ड भी काट दिए। हम सारे राशन कार्डों को दोबारा बनवा के और राशन कार्ड पे दोबारा से तेल, चीनी और सही अनाज हर गरीब परिवार को दिलवाने का हम काम करेंगे। अभी रुक जाओ, आप बोलते रहे, मुझे तो बार बार आपकी फ्लाइट का टाइम है, इसलिए आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे फ्लाइट हमारी है, कोई नहीं, जाना आपको है। फ्लाइट हमारी है, लगता है पकड़नी आपको है। नहीं, वो मुझे इशारा कर रहे थे आप। बात नहीं, आप बाद में काट लेना, आप बाद में काट लेना, कि मगर ये हम नहीं, आप बोलिए। इन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी दी, कच्चे रोजगार, अग्निपथ से लेकर कौशल योजना तक कच्चे रोजगार, 2 लाख नौकरी समाप्त कर दी। 2 लाख की पहली कलम से भर्ती निकाल के हम नौजवानों को पक्के रोजगार देने का काम करेंगे। इन्होंने खिलाड़ियों को तिरस्कार, खिलाड़ियों के सम्मान पे चोट, जिन खिलाड़ियों ने दुनिया स्तर पे हमारे भारत देश के
झंडे को ऊंचा करने का काम किया, जनगण मन की गूंज विश्व पटल पे जिन्होंने लेके जाने का काम किया। आज वो खिलाड़ी, हरियाणा खिलाड़ी दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हम खिलाड़ियों को दोबारा से मान सम्मान और दोबारा से डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हर प्रकार की नियुक्ति देने का काम करेंगे ताकि देश का नाम रोशन हो सके। इन्होंने हर तरीके से जो व्यापारी है, आज व्यापारी को प्रताड़ित करने का काम किया। आज व्यापारी इंस्पेक्टर राज से प्रताड़ित है, कहीं कोई खुशहाली नहीं। हम हरियाणा को दोबारा से आर्थिक विकास का मॉडल बनाकर व्यापारी को इंस्पेक्टर रहित शासन देने का काम करेंगे। ये हम काम करेंगे। इन्होंने बड़े बुजुर्गों को धोखा, 5100 की पेंशन की बात थी, पेंशन कट गई, आज 2600 पेंशन है। डंके की चोट पे हम बड़े बुजुर्गों को 6000 रुपए की पेंशन देके उनका मान सम्मान देने का काम कर। और बताओ, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप भागने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। साथ ही मुझे इशारा कर रहे हैं कि फ्लाइट है दीपेन जी की, ये लाइव जा रहा है पूरा प्रोग्राम दीपेन जी, और आप बिल्कुल आप अपनी और बात रख सकते हैं। नहीं, हम तो दोबारा से, जैसे मैंने बताया कि हरियाणा में 80% CHC PHC हमारे समय में बनी। आज हरियाणा में से 641 में से 476 CHC और PHC हमारे समय बनी। हम दोबारा गांव-गांव वही उसी रूप में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। हम मेट्रो को, जो 4 शहरों को मेट्रो से हमने जोड़ा था, इन्होंने बंद कर दी, 9 साल से मेट्रो नहीं आई। हम मेट्रो को उत्तर दिशा में पानीपत तक, भादोड़ की मेट्रो को रोहतक तक, फरीदाबाद की मेट्रो को पलवल तक और गुड़गांव की मेट्रो को मानेसर होकर रेवाड़ी तक लेके जाने का काम करेंगे। ये हम हरियाणा देने काम। कहने का मतलब, इन्होंने जो हमारे प्रोजेक्ट छीट लिए, आप कह रहे हो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये मुद्दे हैं। देखिए, बीजेपी के पास तो एक ही मुद्दा है, धर्म जाति। हम धर्म जाति के मुद्दे को तोड़ने का भी काम करेंगे। हमारे पास धर्म जाति का मुद्दा नहीं है, हमारे पास ये मुद्दे हैं। विकास, प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाके जाने का हमारा मुद्दा है। बाकी आप जल्दी में लग रहे हैं तो मैं और आज जो है नहीं लूंगा। बाकी जो है लोगों के बीच में, लोगों को पता है, आज लोग समझ चुके हैं। हरियाणा में हरियाणा के कोने कोने में एक ही नारा है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेन हुड्डा जी, खबर अभी तक के साथ बात करने के लिए, खबर अभी तक के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। जल्दी की बात नहीं, आपकी फ्लाइट है। बार बार चांदवीर जी इशारा कर रहे हैं कि भाई खत्म करें जल्दी से। आप कहें तो आपको साथ ले चले फ्लाइट पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सिलसिला लगातार जारी है।